So now let us talk about the first general defense, that is volatile non-fit injuria. ये हमारा पहला जनरल डिफेंस है और जो लोग पेपर सेट करते हैं, एग्जाम सेट करते हैं, उनका कहीं ना कहीं एक बहुत ही फेवरेट डिफेंस है, बहुत से क्वेश्चंस बनाते हैं इस पे। तो बात करते हैं हम कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक रिस्की सिचुएशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रिस्की सिचुएशन होनी चाहिए, रिस्की सिचुएशन, और उस रिस्की सिचुएशन पे प्लेंटिफ का कंसेंट होना चाहिए। रिस्की सिचुएशन के लिए प्लेंटिफ का कंसेंट होना चाहिए। अब अगर उस रिस्की सिचुएशन के लिए प्लेंटिफ ने अपनी कंसेंट दे रखी है और उससे उसे कोई डैमेज या लॉस होता है, तो उसके लिए वो टॉर्ट का केस फाइल नहीं कर सकता, कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। और ये जो कंसेंट होती है ये फ्री कंसेंट होती है, मतलब किसी के दबाव में आके वो ऐसा नहीं करता है, उसकी फ्री कंसेंट, वो अपनी खुद की मर्जी से ऐसा करता है। अब देखिए होता क्या है, अधिकतर ये चीज़ें होती हैं हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में और स्पेक्टेटर ऑफ अ रिस्की स्पोर्ट। अधिकतर, ऐसा नहीं कि हमेशा इन्हीं जगह पे होती है, पर अधिकतर इन जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कोई हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है। मान लीजिए बिजली से रिलेटेड काम है, इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर आप मान लीजिए कोई माइन है, कोल माइन है, या फिर जहाँ पे पत्थरों का काम होता है, पत्थरों की ड्रिलिंग होती है। तो ऐसी जगहों पे ये चीज़ें अधिकतर होती हैं। और दूसरी चीज़, आप कोई रिस्की स्पोर्ट है, अगर उसके आप स्पेक्टेटर बनते हैं या उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, उसे खेलते हैं, और उस टाइम आप कोई ऐसा लॉस सफ़र करते हैं, तो भी आप कंपनसेशन क्लेम टॉर्ट के अंदर नहीं कर सकते। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए, ये बॉक्सिंग मैच है, ठीक है, किसके बीच में है? ए और बी के मैच में। ए बोलता है कि भाई बी आओ बॉक्सिंग करते हैं। बी बोलता है ठीक है, बी को लगता है मैं तो इसे हरा दूंगा। बी भाई साहब बड़े सुबह उठ के बिल्कुल तैयार होके और पहुंच जाते हैं रिंग में। अब ए इतना मारता है कि उनका पूरे मुंह पे स्वेलिंग आ जाती है, पूरा मुंह सूज जाता है। अब बी को आता है गुस्सा कि भाई मैंने तो सोचा था मैं इसे हरा दूंगा, बट इसने तो मुझे ही सुझा दिया। तो बी जो है इन पे टॉर्ट का केस फाइल कर देते हैं। तो कोर्ट क्या कहेगी कि जी नहीं, जब आप बॉक्सिंग का मैच खेलने गए तो उसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है, आपने उसके लिए कंसेंट दी है, और आप उस कंसेंट के बाद कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर ए ऐसे ही रास्ते पे बी को पकड़ के मारे, तब बी कैन क्लेम कंपनसेशन, बट नॉट इन अ बॉक्सिंग मैच। इसे हम एक केस से समझते हैं, हॉल्स वर्सेस ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब। हॉल्स वर्सेस ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब में क्या हुआ? होता क्या है कि एक ऑटो रेसिंग क्लब होता है जहाँ पे कार की रेस होती है, और ये भाई साहब वहाँ पे जाते हैं स्पेक्टेटर बन के। अब जब ये वहाँ स्पेक्टेटर बन के जाते हैं तो मैच चल रहा होता है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ चल रही होती हैं रेस में, और उस रेस में दो गाड़ियों का कोलिजन हो जाता है। और जब उन दो गाड़ियों का कोलिजन होता है तो एक गाड़ी जाकर के स्टैंड से टकरा जाती है, और ये हॉल्स जो है कुछ सीरियस इंजरीज सफ़र करते हैं। अब ये इनको जब इंजरीज हुई, डैमेजेस हुए, तो इन्होंने जाकर के केस कर दिया ऑटो रेसिंग क्लब पे। तो कोर्ट ने कहा क्या कि ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब की कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये उस रेसिंग क्लब में एंटर होते हैं मैच देखने के लिए, तो वहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्व्ड है उसके लिए इन्होंने अपनी कंसेंट दी थी। ये फोर्सी कर सकते हैं कि दो गाड़ियों का कोलिजन हो सकता है, मैं रेसिंग ट्रैक के पास स्टैंड में खड़ा हूँ, हो सकता है मेरे पास आके गाड़ी टकराए, मुझे उससे कुछ इंजरीज हो जाए, तो उसके लिए ये कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। अब दूसरे केस की बात करते हैं, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज वर्सेस चैटवेल। होता क्या है कि इसमें दो भाई रहते हैं,
दोनों सर्किट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, उन्हें डेटोनेट करने का काम करते हैं, उन्हें लगाने का काम करते हैं और बहुत ही नेग्लिजेंटली करते हैं। उन्हें उनके जो ओनर रहते हैं, उनके जो एम्प्लॉयर रहते हैं, वो देख भी लेते हैं, समझाते भी हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे, यू डू इट इन दिस वे, बट वो फिर भी नहीं मानते, वो नेग्लिजेंटली ही करते हैं। और एक दिन उसी नेग्लिजेंट तरीके से करते करते एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन में एक भाई की डेथ हो जाती है और दूसरे भाई को भी सीरियस इंजरीज होती हैं। तो दूसरा भाई जो है वो केस करता है कंपनसेशन के लिए और कोर्ट क्या कहता है कि जी नहीं, आप जब उसे नेग्लिजेंटली कर रहे थे तो आपको पता था कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, और आपको अगर रिस्क इन्वॉल्व था और आप उस रिस्क के लिए अपनी कंसेंट दे चुके थे तो फिर किस बात का कंपनसेशन। भाई जब आपको आपका एम्प्लॉयर बोल रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट वे, नेग्लिजेंटली मत करिए, उसमें रिस्क है, सब कुछ है, अगर आप प्रॉपर ड्यू केयर लेके कर रहे होते अलग बात है, बट आप तो नेग्लिजेंटली कर रहे थे, तो कोई किसी तरीके का आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है रेस्क्यू केसेस और दूसरा होता है नेग्लिजेंस और अनअज्यूम्ड रिस्क। अच्छा, एक्सेप्शन की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने जब अभी हम बात कर रहे थे तो क्रिकेट मैच, क्रिकेट आप सब देखते होंगे, क्रिकेट में क्या होता है कि लोग स्टेडियम में बैठे रहते हैं, छक्का पड़ता है, चौका पड़ता है, लोगों को सर पे जाके बॉल लगती है, कभी कभी किसी को इंजरीज भी हो जाती है, बट दे कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन, क्योंकि जब वो मैच देखने आ रहे हैं तो वो उस रिस्क के लिए कहीं ना कहीं अपनी कंसेंट देते हैं, और उस कंसेंट देने के बाद अब उन्हें पता रहता है, लेकिन फोर्स ही कि हम मैच देखने जा रहे हैं, MS धोनी छक्का मारेगा, क्रिस गेल छक्का मारेगा और बॉल आके हमारे सर पे लगेगी, और वो लगेगी तो लगेगी, पर हम कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन थे फिल ह्यूजेस, उनके बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा। एक मैच चल रहा था, उस मैच में एक बाउंसर आके उनके यहाँ पे लगी थी और यहाँ से उनको खून निकलना शुरू हुआ था और उनकी हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते डेथ हो गई थी। तो उन्हें भी किसी तरीके का कंपनसेशन नहीं मिला होगा फ्रॉम द बॉलर। क्यों? क्योंकि वो एक रिस्की स्पोर्ट था। जैसे हमने बात की A और B में मैच हुआ, भाई B को सुझा दिया मार मार के इन्हें, तो क्या होता है, वो तो मैच था और मैच के रूल्स के हिसाब से चला। वैसे ही उन्होंने बाउंसर डाली, अब उसने इस इंटेंशन से तो नहीं डाली थी कि इसकी डेथ हो जाएगी, उन्होंने बाउंसर डाली, बाउंसर आके यहाँ लगी और डेथ हो गई। तो वो एक गेम है, गेम में रिस्क है, उस रिस्क के लिए उन्होंने कंसेंट दिया, तो वॉलेंटाइल नॉन फिट इंजूरिया, कि जिस चीज़ के लिए आप कंसेंट देते हैं उस चीज़ में जो रिस्क रहती है उससे अगर आपको कोई डैमेजेस होते हैं तो आप कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। अब देखिए, अब अपन आते हैं एक्सेप्शंस पे। सबसे पहले रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस क्या होते हैं कि अगर किसी रिस्क से आप किसी को बचा रहे हो और वहाँ पे अगर आपको कोई डैमेजेस हो जाते हैं तो आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। कैसे? देखिए, इससे समझते हैं। हाइंस वर्सेस हार्वुड, हाइंस वर्सेस हार्वुड ये केस है। इसमें होता क्या है कि ये भाई साहब अपना एक हॉर्स कैरेज, घोड़ा गाड़ी, उसे रोड पे खुला छोड़ देते हैं, अनअटेंडेड खड़ा रहता है, बच्चे कुछ मस्ती कर रहे होते हैं वहाँ पे, घोड़े को पत्थर मारते हैं, कुछ करते हैं, जो भी होता है, उससे घोड़ा थोड़ा सा बिचक जाता है और भागना शुरू कर देता है। अब घोड़ा जा रहा है, उसके पीछे बंधी हुई गाड़ी भी जा रही है, एक लेडी रोड पर चल रही होती है। तो ये हाइंस जो हैं ये देखते हैं कि भाई इस लेडी को तो घोड़ा मार देगा, तो ये जाते हैं और उस लेडी को घोड़े की गाड़ी से बचा लेते हैं। अब उस लेडी को बचाते टाइम इन्हें कुछ इंजरीज होती हैं, कुछ डैमेजेस होते हैं, कुछ सीरियस इंजरीज सफ़र करते हैं, तो ये हार्वुड से कंपनसेशन क्लेम करते हैं। तो इनका क्लेम क्या रहता है कि भाई ये तो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया है,
वहाँ पे रिस्क थी, इन्होंने कंसेंट दिया, तो कोर्ट क्या कहता है, जी नहीं, ये एक रेस्क्यू केस है और रेस्क्यू केस में किसी भी तरीके का वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया नहीं होता और वो रेस्क्यू करने गए थे। अब देखिए दूसरा आता है आपका नेग्लिजेंस और अनअज्यूम्ड रिस्क। क्या होता है कि मान लीजिए अब कोई इंसान है आपके घर में ट्रेसपास करता है और उसको आपका डॉग काट लेता है, बाइट कर देता है, तो वो एक अज्यूम्ड रिस्क है कि हाँ ठीक है, इनके घर में कुत्ता हो सकता है, मैं ट्रेसपास कर रहा हूँ, मुझे काट सकता है। बट अगर आपने अपनी बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक वायर लगा रखे हैं और कोई वार्निंग नहीं है और फिर वो आदमी ट्रेसपास करता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है, तो वो अनअज्यूम्ड रिस्क है जिसे वो शायद अज्यूम ही ना कर पाया हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर्स लगे और मेरी डेथ हो जाएगी। तो अनअज्यूम्ड रिस्क में भी आप ये वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का एक्सेप्ट जो डिफेंस है वो नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि वहाँ इलेक्ट्रिक वायर्स लगे थे और इसने अपनी कंसेंट से ट्रेसपास किया और ट्रेसपास करते टाइम इसकी डेथ हो गई। जी नहीं, क्योंकि वो एक अनअज्यूम्ड रिस्क है। हाँ, अगर वहाँ पे वार्निंग लगी होती, क्लियरली विजिबल पढ़ने में आ रही होती, तो आप इसे अनअज्यूम्ड रिस्क नहीं मानते, तब ये अज्यूम्ड रिस्क होती कि भाई वार्निंग लगी है, वार्निंग पूरी विजिबल है, रात के टाइम पे भी उसे कोई भी इंसान पढ़ सकता है, तब भी अगर वो ट्रेसपास करता है और उसकी डेथ होती है तो वो अज्यूम्ड रिस्क में आ जाएगा। दूसरी बात हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की। अब भाई नेग्लिजेंस आपकी है और उसके कारण किसी को लॉस सफ़र होता है तो भी आप ये डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे नहीं कर सकते, तो ये इस केस में बताया जाएगा, स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन्स। उससे पहले मैं आपको अनअज्यूम्ड रिस्क का एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए क्या होता है कि ये बॉक्सिंग मैच जो ए और बी के बीच में हुआ था, आपको पता है बी का तो मुंह सूज गया था, लेकिन बी को सिर्फ ये पता था कि हाँ भाई पंच पड़ेंगे, मुंह भी सूजेगा, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आई हैव गिवन दैट कंसेंट। बट अगर ए कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होकर बी का कान को काट लेता है, कान को काट के बिल्कुल बॉडी से अलग कर देता है, तो इस चीज के लिए तो बी ने अपनी कंसेंट नहीं दी थी, तब क्या होगा, तब वो अनअज्यूम्ड रिस्क में आ जाएगा और ए जो है वो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले पाएगा। समझ रहे हैं? ए जो है वो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि भाई पंच मारने की बात हुई थी, कान काटने की बात नहीं हुई थी। आपने तो बेचारे को एक कान से बिल्कुल अकेला कर दिया, अब सुनेगा कहां से? तो ऐसा है। तो ये होती है आपकी अनअज्यूम्ड रिस्क। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि नेग्लिजेंस का पार्ट कौन सा आता है, तो स्मिथ वर्सेस बेकर एंड सन्स। तो होता क्या है कि ये जो है इनका काम रहता है स्टोन्स में होल करना। ठीक है, अब वहाँ पे भाई माइन है तो वहाँ पे जो बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन्स रहती हैं उससे बड़े बड़े पत्थरों को उठाने का काम भी चलता है। तो उन पत्थरों को जो ड्राइवर था वो रोज नेग्लिजेंटली उठाता था, कुछ इस मैनर में उठाता था जिस मैनर में नहीं उठाना चाहिए। अब होता क्या है कि ये जो बंदा है, जो ओनर रहता है वहाँ का, उसे भी पता रहता है, वो भी एक दिन देख लेता है कि हाँ भाई ये तो नेग्लिजेंटली काम कर रहा है, बट वो कुछ नहीं बोलता, जिस तरीके से वो कर रहा है उसे करने देता है। तब क्या होता है कि एक दिन वैसे ही नेग्लिजेंटली काम करते करते प्लेंटिफ वहाँ अपना स्टोन में ड्रिलिंग मशीन से होल कर रहा होता है और प्लेंटिफ को बिना बताए कि हाँ भाई मैं एक स्टोन यहाँ से कार्व करके वहाँ पे लेके जा रहा हूँ लिफ्ट करके मशीन से, और वो करता है और वो पत्थर गिर जाता है और जो प्लेंटिफ है वो इंजरीज सफ़र करता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि भाई जब ये डैमेजेस के लिए क्लेम करते हैं
तो इन्होंने बोला होगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया है, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, आपने तो कंसेंट दी थी भाई, यहाँ पे तो काम ही ये होता है, और अगर काम ये होता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसी इंजरीज तो सफ़र करेंगे। तब कहा जाता है कि जी नहीं, आप नेग्लिजेंट थे अपने पार्ट पे, उन्होंने कंसेंट दी पर आपकी नेग्लिजेंस के लिए नहीं दी, उन्होंने उस काम के लिए दी। अगर आप नेग्लिजेंट नहीं होते और प्रॉपर तरीके से उस मशीन से उन पत्थरों को उठवा रहे होते तो शायद आज ये इंजरीज नहीं होती। तो ये इसके दो एग्जाम्पल होते हैं कि अगर कोई रेस्क्यू केस है, कोई अनअज्यूम्ड रिस्क है, तो वहाँ पे आप वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं ले सकते। अनअज्यूम्ड रिस्क से हम क्या समझते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि कोई घर है, उस घर में एक स्प्रिंग गन लगी हुई है जो मान लीजिए कि वो बर्ड्स को शूट करने के लिए, बर्ड्स को भगाने के लिए होती है। अब इंसान को क्या पता, वहाँ पे कोई वार्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ही कैन नॉट फोरसी कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये स्प्रिंग लगा हुआ है और इससे उस चक्के कुछ मुझे लगेगा। वो जा रहा होता है, उसका स्प्रिंग पे पाँव रखाता है और गिर जाता है। तो वो एक अनअज्यूम्ड रिस्क भी है, ये उसको आप अज्यूम भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, उसको आप नेग्लिजेंस में भी ले सकते हैं कि भाई एक प्रॉपर वार्निंग क्यों नहीं लगाई गई। अगर वहां पे एक प्रॉपर वार्निंग होती तो शायद वो स्प्रिंग पे पाँव नहीं रखता। तो बेसिकली ये होता है आपका वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। इसके दो चीजें होती हैं जो हमेशा हमें याद रखनी है कि सबसे पहली बात तो रिस्की सिचुएशन होनी चाहिए, और उस रिस्की सिचुएशन के लिए प्लेंटिफ का कंसेंट होना चाहिए, और वो कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री कंसेंट। बाकी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें हमने बात की कि भाई हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है, स्पेक्टेटर है किसी रिस्की मैच का, तो ऐसी जगहों पे ये होता है। और इसके दो एक्सेप्शन होते हैं, पहला रेस्क्यू केस और दूसरा नेग्लिजेंस और अनअज्यूम्ड रिस्क के कारण जो डैमेजेस होते हैं उनमें भी आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। तो ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा है कि प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर। अगर प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है तब क्या होगा। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड जनरल डिफेंस विच इज प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। अब इसमें होता क्या है, देखिए एज द नेम सजेस्ट कि प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। जो प्लेंटिफ है, जिसके अगेंस्ट कोई टॉर्ट कमिट हुआ है, वो खुद ही रॉन्ग डूअर है, उसने खुद ने ही कोई गलत काम किया है, फिर वो कैसे कंपनसेशन क्लेम करेगा। नाम ही बता रहा है कि भाई आप खुद गलती कर रहे हो तो आप कैसे कंपनसेशन किसी से क्लेम कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, जो पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। मान लीजिए कि ए और बी नेबर है, ए बी के घर में ट्रेसपास करता है और उसे वहाँ पे उसका डॉग काट लेता है। तो अब आप इस चीज को समझिए कि आप खुद ट्रेसपास कर रहे हो, आप खुद एक ट्रेसपासर हो, आप खुद एक टॉर्ट फीजर हो, तो फिर आप उससे कंपनसेशन कैसे क्लेम करोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं यहाँ आया और आपके कुत्ते ने मुझे, आपके डॉग ने मुझे काट लिया तो मुझे कंपनसेशन चाहिए, आई हैव सफर्ड इंजरीज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही एक रॉन्ग डूअर हो। और बी ये डिफेंस ले सकता है कि द प्लेंटिफ हु इज क्लेमिंग कंपनसेशन इज हिमसेल्फ द रॉन्ग डूअर। तो एक रॉन्ग डूअर खुद कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता। दूसरी बात, पर हाँ अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी इंजरी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सेम उसके घर में ट्रेसपास करता है, कुत्ते ने काटा, कोई दिक्कत नहीं है, डॉग का काटना ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हुए हैं, उसकी डेथ हो जाती है बिना वार्निंग के, तो वो फिर ये बहुत एक्सेसिव एक लॉस हो जाएगा। तो देखिए इसे हम समझते हैं केस से, पिट्स वर्सेस हंट। क्या होता है कि ये दोनों दोस्त रहते हैं, दो दोस्त रहते हैं, वो दोनों गाड़ी चला रहे होते हैं, मोटरसाइकिल, ड्रिंक कर रहे होते हैं, और बहुत ये जो पिट्स रहता है यही उसको अपने दोस्त को बोलता है कि नहीं नहीं और तेज चलाओ और तेज चलाओ, नेग्लिजेंटली ड्राइव कराता है और दे मेट विद एन एक्सीडेंट।
नाउ व्हाट हैपन्स इज कि जो ड्राइवर रहता है उसकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, बट जो पिलियन रहता है वो बच जाता है और वो डिसीज्ड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट टॉर्ट का केस फाइल करता है कि भाई इसने नेग्लिजेंस में ड्राइव करे और मैं जो है इसके कारण इंजरीज सफ़र किया हूँ। तो कोर्ट क्या कहता है, जी नहीं, द पिलियन एंड द ड्राइवर बोथ वर नेग्लिजेंट। आप उसे बोल रहे थे आप तेज चलाओ तेज चलाओ तेज चलाओ, नेग्लिजेंट ड्राइव करने के लिए उसको आप उत्साहित कर रहे थे, और जो एक्सीडेंट हुआ उसमें आप खुद भी एक रॉन्ग डूअर हो। द प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर, हाउ कैन ही क्लेम कंपनसेशन। सेकेंड, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। इसमें सेम वही स्प्रिंग वाला केस है कि गार्डन में स्प्रिंग लगी रहती है, सामने वाला जा रहा होता है, वो स्प्रिंग से उसे चोट पहुंच जाती है। लेकिन अब होता क्या है कि वहाँ पे कोई वार्निंग साइन नहीं रहता, तो वो एक जो होता है ना कि प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, कि प्लेंटिफ ट्रेसपास कर रहा है प्रॉपर्टी से, तो वो इस केस में क्लेम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे कोई वार्निंग नहीं होती। अब जो स्प्रिंग रहती है वो बर्ड्स के लिए रहती है, अब वहाँ पे अगर कोई वार्निंग लगी रहती, ऐसा कुछ होता तो समझ में आता, बट उससे इंसान को चोट पहुंच जाती है। तो ये होता है प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर। अगर प्लेंटिफ खुद कोई गलत काम कर रहा है तो वो टॉर्ट का कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। और जैसे कि हमने देखा पिट्स वर्सेस हंट में कि दोनों नेग्लिजेंट, दोनों रैश ड्राइव कर रहे हैं, आफ्टर ड्रिंकिंग ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें उसका सक्सेस नहीं होता है। वहीं ये जा रहा होता है, जो बर्ड के लिए स्प्रिंग लगी रहती है बिना वार्निंग की लगी रहती है, उससे इनको चोट पहुंच जाती है, तो कहीं ना कहीं इनको वो क्लेम मिलेगा। अब विश मेजर या एक्ट ऑफ गॉड, ये हमारा थर्ड जनरल डिफेंस है। ये भी आपके जो एग्जाम सेट करते हैं उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये, और वॉलेंटाइन अनफिट इंजूरिया। इसको आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखिए कि अगर प्लेंटिफ खुद कोई टॉर्ट कमिट कर रहा है, ही हिमसेल्फ इज अ टॉर्ट फीजर, तो हाउ कैन ही क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी। लेकिन विश मेजर और एक्ट ऑफ गॉड, अब एक्ट ऑफ गॉड की जब हम बात करते हैं तो ओ माई गॉड मूवी आप सबने देखी होगी, परेश रावल की दुकान टूट जाती है, वो भगवान पे केस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी उन्हें उनका क्लेम नहीं देती है, कहती क्या है कि ये तो एक एक्ट ऑफ गॉड है और भगवान के किए में हमारी कोई गलती नहीं है। तो होता क्या है देखिए, इसके कुछ 4-5 एसेंशियल्स होते हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो क्या होता है कि जो भी एक्ट है, जो भी रॉन्ग है, दैट मस्ट बी अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ नेचुरल एक्ट। जो भी एक्ट है वो किसका कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए? एक नेचुरल एक्ट का, एक नेचुरल एक्ट जिसपे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसका वो रॉन्गफुल एक्ट जो है उसके नेचुरल एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए। दूसरी चीज कि किसी का उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंसान का उस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वन हैज नो कंट्रोल ओवर इट। एंड द थर्ड इज एक्ट वॉज नॉट फोर्सिएबल एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड। जो एक्ट है वो फोर्सिएबल नहीं है और वो अवॉइड भी नहीं किया जा सकता, ना आप उसे फोर्स ही कर सकते हो, ना आप उसे रीजनेबल ड्यूटी लेके, रीजनेबल केयर लेके उसे अवॉइड कर सकते हो। तीसरी चीज, जो वहाँ पे डिफेंडेंट होता है उसके पार्ट पे किसी भी तरीके का नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट के पार्ट पे नेग्लिजेंस नहीं है तो ये डिफेंस आपको मिलेगा। लास्ट, नो अपॉर्चुनिटी और फीजिबिलिटी टू स्टॉप द हार्म। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, आपके पास कोई फीजिबिलिटी ही नहीं थी, ऐसा कुछ चांस ही नहीं था कि आप उस हार्म को रोक सकते थे। अगर था और आपने नहीं किया तो आप नेग्लिजेंट हो गए। इंटर रिलेटेड है दोनों, आपके पास चांस था, अपॉर्चुनिटी थी, आप उस हार्म को रोक सकते थे, नहीं किया,
दैट मीन्स यू आर नेग्लिजेंट ऑन योर पार्ट। नाउ देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि एक गांव है और गांव में ये दो घर हैं, ए का और बी का। इन दोनों की जो रूफ है वो एडजेसेंट है। अब भाई एक दिन गिरी बिजली, किसके घर पे? ए के घर पे। छत पे आग लगी। आग जो है यहाँ से स्प्रेड होते 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 बी के घर में भी पहुंच गई। अब बी बोलेगा कि भाई आपके कारण मेरे घर में आग लग गई, बी कंपनसेशन क्लेम करेगा। तो कोर्ट क्या बोलेगा? ये एक एक्ट ऑफ गॉड है। क्या है? एक्ट ऑफ गॉड एंड यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। अब इसी एग्जाम्पल में मैं आपको नेग्लिजेंस या फिर फोर्सेबिलिटी, फोर्सेबल, इट कैन बी अवॉइडेड, अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप द हार्म, इन सब के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए ये जो एरिया है ये ऐसा ही एरिया है जहाँ पे अधिकतर बिजली गिरती रहती है उस सीजन में, बारिश के सीजन में फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे एक जनरल प्रैक्टिस है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स रहते हैं या फिर छत को गीला करके रखा जाता है पानी से, या बहुत सी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिससे वो बिजली से आग नहीं लगती। बट जस्ट बिकॉज ए वॉज लेजी, उसने ये सारी प्रिकॉशंस नहीं ली। बिजली गिरी, इसके छत पे आग लगी, यहाँ भी पहुंच गई, जबकि इसने प्रिकॉशंस ले रखे थे, बट आग इतनी हो गई कि दोनों जगह हो गई। अब क्या होगा? ही कैन नॉट क्लेम द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड और विश मेजर। क्यों? क्योंकि ये इसके पास चांस था, ही कैन फोरसी, ही कैन अवॉइड, उसका कंट्रोल था उस चीज पे, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी चीजें हमेशा होती हैं। अब यही चीज मैं आपको नेग्लिजेंस में बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि ए को पता है कि भाई बिजली गिर जाती है, अपना एरिया ऐसा है, फिर भी वो छत पे हाईली इन्फ्लेमेबल जो ऐसे मटेरियल्स जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं वो यहाँ पे रख देता है। अब क्या होता है? भाई बिजली गिरी और उसने तो ऐसी आग पकड़ी कि बी तो क्या, सी डी सबके घर जल गए। तो क्या है यहाँ पे? ए इज नेग्लिजेंट ऑन हिज पार्ट। ए नेग्लिजेंट था, ए ने नेग्लिजेंस दिखाई, उस कारण से यहाँ पे सब में आग लगी। अगर ए वो हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल, मान लीजिए शायद पेट्रोल स्टोर करके रखा हो या किसी तरीके का कोई फ्यूल रखा हो या फिर घास फूस ही रखी हो, कुछ भी हो, एक ऐसा जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, रख रखा था, उसके कारण ही सब हो गया। तो ही वॉज नेग्लिजेंट। तो बेसिकली हम क्या समझते हैं इस चीज से कि एक्ट ऑफ गॉड में कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज के होने चाहिए? एक नेचुरल एक्ट के, किसी मैन मेड एक्ट के नहीं। दूसरी चीज, किसी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वन हैज नो कंट्रोल ओवर इट। एक्ट वॉज नॉट फोर्सिएबल और कैन नॉट बी अवॉइडेड, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। आपके पार्ट पे कोई किसी तरीके की नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी और फिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि आप उस हार्म को रोक सकते हैं। तब आप जो है ये विश मेजर एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले सकते हैं। अब इसे हम समझते हैं केस लॉ से। तो ये जो केस हैं, फर्स्ट इज निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड क्या होता है? जो डिफेंडेंट होता है वो
उसने एक सीरीज ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स जिसे हम बोलते हैं वो मैन मेड बना रखे थे अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ काम के लिए। एक बार इतनी बारिश होती है जितनी ह्यूमन लाइफ में आज तक नहीं हुई। पॉन्ड्स जो है वो ओवरफ्लो कर जाते हैं, पानी बहने लगता है, जिसके कारण प्लेंटिफ को डैमेजेस होते हैं। प्लेंटिफ जाता है कोर्ट, कोर्ट क्या कहती है, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। क्यों, इधर से समझते हैं। रेनफॉल, व्हाट इज रेनफॉल? अ नेचुरल एक्ट। रेनफॉल क्या होता है? एक नेचुरल एक्ट होता है। किसी का कोई कंट्रोल होता है कि आपको आज आपके घर में पानी नहीं आया, आपने बोल दिया कि हाँ भाई बारिश आ जाओ तो बारिश आ गई? नहीं, किसी का नहीं होता। जब मन है तब आएगी, जब मन है तब बंद हो जाएगी। नो कंट्रोल। एक्ट वॉज नॉट फोर्सिएबल और कैन नॉट बी अवॉइडेड। क्या आप बारिश को अवॉइड कर सकते हैं? आपको बता के आती है? जी नहीं, किसी को बता के नहीं आती। क्या आप फोर्स ही कर सकते हैं? आजकल तो चलिए ये मौसम विभाग जो वेदर डिपार्टमेंट, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, बट फिर भी कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि वो बोलते हैं कि 2 दिन भारी बारिश की संभावना है, बहुत बारिश होगी, बहुत पानी गिरेगा। 2 दिन धूप निकलती है, तो फोर्स ही करना बहुत मुश्किल है। फिर भाई नेग्लिजेंट, किस तरीके से नेग्लिजेंट था? इतने सालों से वो पॉन्ड बना के रखे थे, कभी कुछ नहीं हुआ, ड्यू केयर लेता था, बट इस बार कुछ ऐसा हो गया। अब उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी और फिजिबिलिटी नहीं थी कि उस हार्म को रोक सके। कैसे रोकता भाई, बारिश ही इतनी हो गई। तो इसलिए वो इस डिफेंस को ले सकता है। अब हम सेकंड की जब बात करते हैं, प्लथ वर्सेस बीडब्ल्यू को। ये बीडब्ल्यू को जो होते हैं ये पाइप्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ये भाई साहब के यहाँ इनके पाइप लगे होते हैं और इतना कम टेम्परेचर हो जाता है, इतना कम टेम्परेचर हो जाता है कि पाइप्स पे बर्फ जम जाती है, फ्रॉस्ट जम जाती है, तो उसके कारण पाइप चटक जाते हैं। अब कोर्ट में जाते हैं, कंपनसेशन क्लेम करते हैं, तो कोर्ट कहता है कि जो डिफेंडेंट है उन्होंने ड्यू केयर लिया है, उन्होंने पाइप को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, बट इतना कम टेम्परेचर हो गया, इतनी ज़्यादा बर्फ चारों तरफ बिल्कुल जम चुकी थी उस पर कि वो उसके कारण चटक गए एंड इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। तो कोई कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। तीसरी, स्लेटर वर्सेस वर्दिंग्स कैश स्टोर। स्लेटर वर्सेस वर्दिंग्स कैश स्टोर्स। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ नेग्लिजेंस और अपॉर्चुनिटी और फिजिबिलिटी टू स्टॉप द हार्म। क्या होता है, भाई साहब की दुकान होती है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, छत पे बहुत सारी बर्फ इकट्ठी हो जाती है, पर इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये उस बर्फ को हटा सकते थे, बट इन्होंने नहीं हटाई। अब क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है वो इनकी दुकान के सामने खड़ा होता है, उसको उस बर्फ से डैमेजेस हो जाते हैं, स्नो जो उनके यहाँ इकट्ठी होती है उससे डैमेजेस हो जाते हैं, तो वो क्लेम करता है कंपनसेशन। और ये क्या कहते हैं कि भाई ये तो एक एक्ट ऑफ गॉड है, बर्फ मैंने थोड़ी ना गिराई। कोर्ट क्या कहता है कि आप अपने पार्ट पे नेग्लिजेंट थे, आप अपनी छत से बर्फ हटा सकते थे, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, यू हैव दैट फिजिबिलिटी टू स्टॉप द हार्म। आपका कंट्रोल तो नहीं था, पर कहीं ना कहीं आपके पास इतना चांस था कि आप उस हार्म को अवॉइड कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। तो आप इस जो एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस है उसे क्लेम नहीं कर सकते, उसे नहीं ले सकते, और आपको स्लेटर भाई साहब को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये होता है आपका एक्ट ऑफ गॉड। ये एक्ट ऑफ गॉड और वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस होते हैं, इन्हें बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िएगा।